क्लास कुछ होमवर्क दिया था? क्या दिया था बताओ? ठीक है, ये होमवर्क क्या दिया था लास्ट क्लास कि ये एक सिलेंडर है अपने पास, ठीक है, और सिलेंडर जो है वो सॉलिड सिलेंडर, मतलब चार्ज अंदर भी मौजूद है। ऐसे, ठीक है। इस सिलेंडर की ये रही एक्सेस, सिलेंडर की एक्सेस से आर दूरी अंदर फील्ड निकालनी थी, यही दिया था होमवर्क। यहाँ पे अंदर आर दूरी अंदर, यहाँ पे यहाँ फील्ड निकालनी थी, ठीक है, बाहर भी निकालनी थी, ठीक है, बाहर भी निकालनी। तो पहले अंदर निकाल देते हैं। अंदर निकालने के लिए अब देखो, सबसे पहले सिलेंडर लॉन्ग है, सबसे पहले गॉसियन सतह या क्लोज सरफेस चुनो। कैसी चुनोगे क्लोज सरफेस? बोलो भाई, क्लोज सरफेस जो चुनोगे वो सिलेंडर चुनोगे। मान लो मैंने ये क्लोज सरफेस चुन ली, ठीक है, ये क्लोज सरफेस यहां पे चुन ली। अब देखो इधर इस सरफेस को देखो, क्लोज सरफेस को, तो इसको मैं 3 ओपन सरफेस में तोड़ सकता हूं। इस क्लोज सरफेस को कितने ओपन सरफेस में तोड़ सकता हूं? 3। कैसे 3? एक ऊपर वाला पार्ट, एक ये कर्व्ड पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, इनको 3 ऐसे ओपन सरफेसेस में तोड़ सकता हूं। अब फ्लक्स लिखो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स, क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या लिखोगे? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ये क्लोज सरफेस से फ्लक्स, ये किसके बराबर होगा? ये होगा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इधर देखो, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 3 सतह के लिए। पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इसमें, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे, ऐसे ही होगी। तो इस ऊपर वाली सतह से फ्लक्स कितना गया? ऊपर वाली सतह से फ्लक्स कितना गया? 0। ऊपर वाली सतह से फ्लक्स हो गया 0, ठीक है। नीचे वाली सतह से फ्लक्स कितना हुआ? 0, ठीक है। तो इस सतह से भी फ्लक्स हो गया 0। बची कौन सी सतह? कर्व्ड वाली। तो कर्व्ड वाली सतह के लिए देखोगे तो कर्व्ड वाली सतह तो ऐसे है, ये कर्व्ड वाली सतह ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए ई बार डी ए बार, ई बार डी ए बार, ई बार डी ए बार, ई बार डी बार, ऐसे ही तो है। तो ई और डी ए के बीच में एंगल इस पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए कितना है? 0। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, ई डॉट डी ए को, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा इन तीनों का सम, देखो इसका प्लस इसका प्लस इसका, क्योंकि क्लोज सतह से फ्लक्स निकालना है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज मतलब इसके अंदर चार्ज। इसके अंदर चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज किस में फैला है? एरिया में, लेंथ में, वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। तो चार्ज डेंसिटी मुझे रो दे रखी, चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी? रो। तो चार्ज डेंसिटी को मैं इसके वॉल्यूम से गुणा करूंगा तो इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? ये मान लो लंबाई L है, सिलेंडर की लंबाई कितनी है? L। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, लंबाई से गुणा करोगे तो ये वॉल्यूम आ गया, हाँ कि ना? ठीक है। तो ये आ गया चार्ज, ये क्या आ गया? चार्ज। इस सतह के अंदर ये चार्ज आ गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ये आ गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें? कॉस 0 1, कॉस 0 1। अब देखना ई डॉट डी ए, ई इस कर्व्ड सरफेस के लिए लिख रहे हो ई, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस पे जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे क्या सेम दूरी पे? तो ई हर जगह क्या रहने वाला है? सेम। ई हर जगह क्या रहेगा? सेम। ई हर जगह सेम रहेगा, तो ई बाहर लिया है, सही है? ई बाहर लिया है। इंटीग्रेशन डी ए 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 डी ए, जल्दी बताओ, डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ये एरिया जोड़ोगे, ये एरिया देखो 2 पाई आर इंटू एल, 2
टू पाई आर इंटू एल, तो ये एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सॉरी पाई आर, आर भी जो है ना ये छोटा है, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ से ई निकालना, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर उड़ गया। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ गई? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आ गई। तो सिलेंडर के अंदर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर आर दूरी पे फील्ड कितनी आई? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। कितनी आई? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब निकालते हैं बाहर। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन बाहर। सिलेंडर के बाहर फील्ड निकालना है। ठीक है, अब सिलेंडर के बाहर फील्ड निकालनी है तो फिर से एक सरफेस चुनता हूं। ठीक है, सरफेस चुन रहा हूं। देखो मान लो ये सरफेस चुन ली बाहर, ये ब्लू वाली जो है ये बाहर सरफेस चुन ली। ठीक है, अब इसके थ्रू फ्लक्स लिखो। कैसे लिखोगे? देखो इस क्लोज सरफेस बाहर वाली जो ब्लू वाली है उसके थ्रू फ्लक्स लिखोगे। कैसे लिखोगे? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, वापस से ये जो फ्लक्स निकाल रहे हो क्लोज सरफेस से निकाल रहे हो, और क्लोज सरफेस में यहां इस क्लोज सरफेस को मैं कितने पार्ट में तोड़ सकता हूं? तीन ओपन सरफेस में, एक ऊपर वाली, एक कर्व वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाले के थ्रू, इधर सुनो, ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स 0। ठीक है, बीच वाली में अब देखो ये जो कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस के लिए यहां पे अगर मैं ई देखूंगा ऐसा आएगा, डीए भी ऐसे, ई डीए ई डीए ई डीए ई डीए ई डीए। क्या एंगल हमेशा 0 रहेगा? तो ये बन जाएगा ई, एंगल हमेशा 0 इसलिए बन गया ई डीए कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन, ये कर्व्ड पार्ट के लिए। ठीक है, तीसरा पार्ट कौन सा बचा? नीचे वाला। नीचे वाले के लिए भी फ्लक्स कितना होगा? 0 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अरे इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ये 0, ये 0, ये बचा, तो ये बचा इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज मतलब इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है? क्या यहां कोई चार्ज मौजूद है? नहीं। यहां कोई चार्ज मौजूद है? नहीं। तो चार्ज तो ये वाला ही है, सिर्फ ये। हाँ कि ना? ठीक है, तो ये चार्ज कैसे निकालोगे? वापस से डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं? चार्ज डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, चार्ज आ जाएगा। तो क्यू इनक्लोज, अब क्यू इनक्लोज कैसे लिखूंगा? देखना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में मौजूद है, अंदर कितने वॉल्यूम में चार्ज मौजूद है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। क्या समझ में आया? ठीक है, तो ये क्यू इनक्लोज हो गया। अब यहां पे देखो ई हर जगह, कर्व्ड सरफेस के लिए ई हर जगह सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको बाहर निकाल दूंगा। ये हो गया इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां तक पल्ले पड़ा? ठीक है, अब इधर देखो डीए 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 जोड़ोगे तो ये टोटल एरिया बन जाएगा, और ये टोटल एरिया इस सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया क्या 2 पाई आर इंटू एल होगा? आर कौन सा? स्मॉल आर। कौन सा आर? स्मॉल आर। तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, ये बन जाएगा ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पाई से पाई उड़ गया, एल से एल उड़ गया। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ गई?
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, बोलो भाई, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ कि ना, क्या समझ में आया? ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। अच्छा इधर सुनो, यहां मैंने चार्ज डेंसिटी कौन सी लिखी, लैम्डा लिखी, रो लिखी कि सिग्मा लिखी? बोलो भाई, रो। कौन सी लिखी? रो। पर लैम्डा, सिग्मा और रो तीनों आपस में चेंज हो सकती है, देखो कैसे। इधर सुने, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर चार्ज है, चार्ज किस में फैला हुआ है जल्दी बताओ, बोलो भाई, वॉल्यूम में। चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है। मान लो ये क्यू चार्ज फैला है, कितना चार्ज फैला है? क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज फैला है। ये लंबाई मान लेता हूं एल और ये रेडियस मान लेता हूं आर। ठीक है, क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला है? क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू। तो रो क्या लिखोगे, चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कितना चार्ज फैला है क्यू कितने वॉल्यूम में? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हाँ कि ना? ये वाली चीज क्या है, देखो एक मिनट, ये चीज क्या है? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये चीज बन गई लैम्डा, ये तो क्या बन गई? लैम्डा। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई कि नहीं आई? अब यही चीज अगर मैं लैम्डा में ऊपर वाला रिजल्ट चाहता हूं, ऊपर वाला रिजल्ट में अगर लैम्डा में चाहता हूं, तो यहां पे रो की जगह क्या रख सकता हूं? लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर रखूंगा तो ये रिजल्ट बन जाएगा लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट आर। देखो एक बार घूर लो। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बचा? लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट पाई, इससे कुछ दिख रहा है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला के बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। क्या ये वायर वाला रिजल्ट आ गया? तो बाहर तो इधर सुनो, अब देखो, जैसे गोला बाहर वाले पॉइंट के लिए, गोला बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर फील्ड निकालनी है तो गोले को पूरे को चार्ज को सेंटर पे मान लो। ऐसे ही सिलेंडर में बाहर जब फील्ड निकालनी है तो पूरे सिलेंडर को वायर मान लो। पूरे सिलेंडर को क्या मान लो? वायर। वही रिजल्ट आ रहा है, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो। क्या बोला, समझ में आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से इसको छाप लो फटाक से। ये अंदर फील्ड निकाल ली थी, वो बाहर निकाल ली, जल्दी से इतना छापें पहले। ये फील्ड अंदर का है, वो फील्ड बाहर का। मान लो इधर सुनो, ये एक गोला है, स्फेयर। ठीक है, ये गोला है। गोला देखो दो प्रकार का हो सकता है, गोला दो तरह का हो सकता है, या तो गोला अंदर से खोखला होगा या गोले के अंदर भी कुछ मटेरियल होगा। इधर सुनो, जो स्फेयर है, स्फेयर या तो होलो हो सकता है या क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, गोला या तो होलो होगा या फिर सॉलिड होगा। ठीक है, अब ये होलो और सॉलिड, ये तो अपन ने कैसे देखा है? होलो और सॉलिड का मतलब ये हो गया, होलो मतलब अंदर मटेरियल मौजूद ही नहीं है। अगर अंदर मटेरियल ही नहीं है तो अंदर चार्ज हो सकता है क्या? अरे जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज हो सकता है? नहीं, मास ही नहीं है अंदर तो चार्ज होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉलिड है, सॉलिड है इसका मतलब अंदर चार्ज हो सकता है। हाँ कि ना? अब सुनना, ये तो होलो और सॉलिड देखा, और कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हो और कैसे देख सकते हो? तो स्फेयर जो है वो या तो कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ? इधर देखो,
कंडक्टिंग होने का मतलब, कंडक्टिंग होने का मतलब जो है चार्ज वो है ना मूव कर सकता है। चार्ज क्या कर सकता है? मूव। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज मूव करने वाला नहीं है। जैसे इधर सुनो, मान लो ये पेन जो है, मैंने ये चार्ज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ला के रखे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ला ला के रखे ऐसे मान लो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रुके रहे, ये ऐसे मूव ना कर पाए, ठीक है। तो अगर एक ही जगह जहां मैंने लाके रखा वहीं पे वो चार्ज फिक्स्ड है, इसका मतलब वो नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में क्या होगा? कंडक्टिंग में चार्ज मूव कर सकता है। चार्ज क्या कर सकता है? मूव। जैसे जितने भी मेटल है, वो मेटल कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? जितने भी मेटल हैं वो सारे क्या हैं? कंडक्टर, ठीक है। मेटल जो है वो सारे कंडक्टर है। अगर मेटल कंडक्टर है इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर चार्ज मूव कर सकता है। ये वायर, वायर के अंदर देखा होगा कॉपर होता है, कॉपर का ही तो वायर होता है। कॉपर मेटल है, इसका मतलब वो कंडक्टर है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज मूव कर सकता है। हाँ कि ना? लकड़ी कंडक्टर के नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर, इसलिए लकड़ी से करंट नहीं आता, देखा तुमने? हाँ कि ना? प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारे नॉन कंडक्टर। गीली होने के बाद, गीली होने के बाद वाटर जो है वो वाटर कंडक्टर है, पानी जो है वो क्या है? कंडक्टर। लकड़ी तो क्या अभी भी नॉन कंडक्टर, तो पानी के थ्रू आ रहा है। चप्पलों में ये भी सुना होगा कि चप्पलों में अपन जब ऐसे बिजली काम कर रहे होते हैं, नीचे चप्पल पहने होते हैं, चप्पल अगर सूखी रहेगी तो करंट नहीं आएगा, ठीक है, और चप्पल अगर गीली होगी तो करंट आ जाएगा। हाँ कि ना? तो कंडक्टर मतलब जिसमें चार्ज मूव कर सकता है, नॉन कंडक्टर में चार्ज मूव करने वाला नहीं है। क्या ये समझ में आया? अब सुनना, अब इस बेसिस पे अपन स्फेयर को चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे? देखना, होलो, होलो खोखला हो। खोखले में दो प्रकार हो सकते हैं, या तो वो कंडक्टिंग होगा या क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग। इधर देखो, जैसे स्फेयर जो है, इधर देखो, स्फेयर जो है वो या तो होलो होगा या सॉलिड होगा। होलो में फिर से या तो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, सॉलिड में भी या तो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। इधर सुनो, गोला जो है या तो होलो है या फिर क्या है? सॉलिड। होलो में फिर से दो पार्ट हो गए, कैसे? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब सुनना, होलो है, मैं स्फेयर बना रहा हूं एक, देखना, ये स्फेयर बना है, सॉरी, ये चार गोले बना दिए, देखो, ठीक है, देखो चार गोले में पहला गोला कौन सा है? ये गोला कौन सा है? होलो है, और साथ में क्या है? कंडक्टिंग। होलो है, कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या है? मैं अगर चार्ज मान लो यहां सारा का सारा चार्ज लाके यहां इकट्ठा कर दिया, क्या होगा? सारा चार्ज यहां इकट्ठा कराओ, चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव कर सकता है ना। अगर मैं चार्ज लाके यहां इकट्ठा किया तब भी वो होलो है, होलो है तो अंदर तो जा नहीं सकता, पर वो सतह पे ही यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो अगर यानी इस गोले को अगर मैं चार्ज क्यू दूंगा तो वो चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली ऐसे फैल जाएगा। फैलेगा नहीं फैलेगा? तो ये गोले पे चार्ज ऐसे फैल जाएगा, ऐसे, ठीक है।
नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज मूव करने वाला नहीं है। होलो है, होलो है मतलब चार्ज अंदर तो रख ही नहीं सकता, चार्ज जो भी रहेगा वो सरफेस पे रहेगा, चार्ज जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, सरफेस पे। पर चार्ज अगर यहां इकट्ठा करूंगा तो वो यहीं का यहीं रहेगा, फैल के इधर जाने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? तो अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करूं, कैसे चार्ज करूं, यूनिफॉर्म, अगर इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करूंगा तो चार्ज ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज करूंगा तो चार्ज ऐसा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो मैंने बोला इधर वाले पार्ट पे ज्यादा चार्ज डाल दिया और इधर वाले पार्ट पे कम चार्ज डाल दिया, क्या यहां पे ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं समझ में आया? इधर ज्यादा डालू और इधर कम डालू तो वो अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर यहां रीडिस्ट्रीब्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। अगला देखो, सॉलिड, सॉलिड है कंडक्टिंग है, सॉलिड है और कंडक्टिंग। अब देखना, सॉलिड है मतलब अंदर भी मटेरियल है, हाँ कि ना, मेटल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। तो जैसे ही मैं चार्ज अंदर भी रखूंगा तो भी वो मूव करके किधर आ जाएगा, बाहर, क्योंकि अंदर रखूंगा तो अंदर ये समझो कि चार्ज अंदर इसके रखूंगा, ठीक है। तो जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस रहेगी वो कम है तो उसके कारण, रिपल्शन के कारण वो बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बाहर, ठीक है। तो चार्जेस ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे। पूरा चार्ज सरफेस पे ही आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज रहने वाला नहीं है। अगला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड है मतलब अंदर मटेरियल है, और नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज मूव करने वाला नहीं है। क्या यहां पे अंदर चार्ज रख सकता हूं, हाँ कि ना, यहां चार्ज अंदर रख सकता हूं और ये चार्ज मूव करके कहीं जाने वाला भी नहीं। ठीक है, अब ये बताओ, चार तरह के जो गोले हैं, उन चार तरह के गोलों में से तीन तरह के गोले एक जैसे ही दिख रहे हैं। कौन कौन से तीन एक जैसे दिख रहे हैं? होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। क्या ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं? ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों के जो रिजल्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सारे के सारे सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ रही थी? चार्ज के कारण। तीनों में चार्ज एक तरह से फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मास का कोई लेना देना है नहीं। तो ये चाहे सॉलिड हो चाहे होलो, चार्ज ऐसे फैला हुआ है सतह पे तीनों में, तो तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? जो अलग तरह का गोला है वो कौन सा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो है वो अलग तरह का, उसका अंदर चार्ज होता है, बाकी के अंदर चार्ज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे ये कल रिजल्ट अपन पढ़े हैं, मेरे को रिजल्ट बताओ सारे, ये कल डिराइव करें, गोले के अंदर गोले के बाहर, ठीक है। गोले के अंदर फील्ड यहाँ पे, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, तो मैं तीनों का रिजल्ट यहां लिख रहा हूं। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अंदर जो फील्ड आई थी वो आई थी जीरो। कितनी आई थी? जीरो। और बाहर जब भी फील्ड, गोले के बाहर जब भी फील्ड निकालनी होती है तो मैंने कहा उसको पॉइंट चार्ज की तरह मान लो, हाँ कि ना। तो बाहर फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या यही आई थी? इन तीनों के कारण यही सेम रिजल्ट है, हाँ कि ना। इसके कारण, इसके कारण इसके अंदर जो फील्ड थी ई इनसाइड, वो कितनी आई थी बताएं मुझे, जल्दी बताओ। वो फील्ड कितनी आई थी? वो फील्ड आई थी के क्यू आर बाय आर क्यूब, या इसी को रो के टर्म में लिखोगे तो आ जाएगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी आई थी? के क्यू आर बाय आर क्यूब, या फिर रो के टर्म में लिखोगे तो कितनी? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। और बाहर जो फील्ड है मैंने बताया हूं, बाहर तो एक ही बार बता दिया हूं कि बाहर जो फील्ड होती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये फील्ड के रिजल्ट सारे याद होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। इधर देखें, अब मैं बना रहा हूं ग्राफ। किसका ग्राफ? इधर देखें,
ग्राफ बना रहा हूं ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो देखो गोले के अंदर से स्टार्ट हुए, यहां पे आर इक्वल टू कितना 0, जैसे 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 दूर जा रहा हूं आर बढ़ता जा रहा है, आर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां से यहां तक अंदर फील्ड कितनी है 0, यानी 0 से लेके कैपिटल आर तक, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक फील्ड जो है वो कितनी है 0। तो आर इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक फील्ड जो है वो 0 है। ऐसा ग्राफ आएगा, ये समझ में आया। और उसके बाद जो बाहर फील्ड होती है वो बाहर फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ाओगे फील्ड कम होगी, आर बढ़ाओगे फील्ड क्या होगी कम, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल मतलब फील्ड ऐसी कुछ होनी, ऐसे। क्या पॉइंट समझ में आया। फील्ड ऐसे घटते जानी आर के बाद, ठीक है। तो ये इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ऐसा आया। इसके लिए ग्राफ देखो, ई वर्सेस आर ग्राफ, इसके लिए देखो, ठीक है। अंदर अंदर देखो, आर बढ़ाऊंगा तो फील्ड बढ़ रही है, आर बढ़ाऊंगा तो फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है, फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो ये देखो, ये चीज लिखी हुई है वाई और ये चीज लिखी है एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू क्या लिख रखा है एम एक्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास कर रही। तो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आना है ओरिजिन से पास करता हुआ, मतलब ऐसा ग्राफ आना है। ठीक है, जब तक कैपिटल आर पे नहीं पहुंच जाते, जब तक कैपिटल आर पे नहीं पहुंच गए फील्ड ऐसे बढ़ती जाएगी। क्या समझ में आया। और उसके बाद जैसे बाहर जाओगे फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब बाहर तो इस गोले की वजह से इस गोले की वजह से सेम ही फील्ड है कि नहीं है। तो बाहर ये वाले ग्राफ आना उसके लिए भी नहीं समझ में आया ऐसे। तो फील्ड मैक्सिमम कहां हुई, बोलो भाई, जस्ट पेरीफेरी पे, हाँ कि ना। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे फील्ड मैक्सिमम हुई है, मतलब इस पे, इस पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम होगी। यहां से अंदर से इधर देखो, जैसे यहां से बढ़ रहा हूं, यहां से इधर आ रहा हूं, फील्ड क्या हो रही है, बोलो भाई, बढ़ रही है, फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां मैक्सिमम हो गई। उसके बाद बाहर जा रहा हूं तब फील्ड फिर से क्या हो रही है, घट रही है। ये समझ में आया। यहां पे फील्ड कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, यहां फील्ड कितनी हो जाएगी, ये मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी। तो आर की वैल्यू कैपिटल आर पटक दो, आर की वैल्यू क्या पटक दो, कैपिटल आर, चाहे इस रिजल्ट में चाहे इस रिजल्ट। आर की वैल्यू कैपिटल आर पटकोगे, देखो ये उड़ गया एक बार, यहां नीचे क्या बचेगा r², तो k3/r² हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो फील्ड है वो हो जाएगी k3/r²। क्या पॉइंट समझ में आया। बताओ तीन कौन कौन से गोले एक तरह के हैं, होलो के, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, वो उन दोनों पे चार्ज सरफेस पे रहेगा। देन सॉलिड में जो कंडक्टिंग होता है उस पे भी चार्ज सरफेस पे रहेगा। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों गोले एक ही जैसे, हाँ कि ना। इनमें जो फर्क है वो फर्क और सिर्फ फर्क जो है वो मास वेरिएशन का, चार्ज वेरिएशन का कोई फर्क ही नहीं है, चार्ज तीनों में एक जैसा है। नहीं समझ में आया। सॉलिड में चार्ज अलग तरह से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी रहता है। नहीं समझ में आया। तो जल्दी से ये छापे।
इधर देखो, नेक्स्ट सिलेंडर पढ़े थे अपन ने। सिलेंडर भी कितने तरह के पढ़े? दो तरह के, एक होलो और एक सॉलिड। होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। इधर सुनो, होलो है इसका मतलब चार्ज अंदर तो रहने वाला नहीं है, ठीक है, चार्ज अंदर तो रहने वाला नहीं है, ठीक। चार्ज जो रहेगा वो पूरा का पूरा सिर्फ सरफेस पे रहेगा। चार्ज जो रहेगा वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा। ये यहां से आर दूरी अंदर फील्ड कितनी होती है? ई इनसाइड, अंदर फील्ड कितनी थी? 0। और बाहर आर दूरी पे जो फील्ड है वो कितनी आई थी? 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है, 2k लैम्डा बाय आर, ठीक। अच्छा, यहां पे इधर देखें, सॉलिड सिलेंडर है मतलब अंदर भी मटेरियल है और अंदर भी चार्ज है। यहां पे एक्सेस से आर दूरी अंदर और यहां पे बाहर, इन दोनों पॉइंट पे फील्ड, तो अंदर फील्ड कितनी आई? ई इनसाइड, ई इनसाइड रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई कि नहीं आई? और बाहर जो फील्ड आई वो आई 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय, चाहे लैम्डा के टर्म में लिखो चाहे रो के टर्म में, अभी तो बताया हूं। लैम्डा को रो में, रो को लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते, वो तो जिसमें चाहिए होगा आंसर निकाल सकते। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखना, एक मिनट इधर देखें, अब इनके ग्राफ बनाओ। देखो यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां से चलना स्टार्ट करो, इधर जा रहा हूं, फील्ड कितनी? 0 0 0 0 0 0 0, यहां से यहां तक 0 है। और उसके बाद जो फील्ड है देखो वो आर के बढ़ने से घट रही है, आर के बढ़ने से घट रही है। फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है। फील्ड क्या 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, देखो कि कैपिटल आर तक तो फील्ड 0 है, कैपिटल आर तक तो फील्ड क्या है? 0। और उसके बाद जो फील्ड है, उसके बाद जो फील्ड है वो ऐसे 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल घट रही है। ठीक, देन अगला यहां पे देखो, फील्ड अंदर जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ऐसे दूर जा रहा हूं एक्सेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर के, इसका मतलब देखो y इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है। तो y इक्वल टू एम एक्स लिखा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसी बनेगी। कब तक? कैपिटल आर तक ऐसे बनेगी, कैपिटल आर तक ऐसे बनेगी। उसके बाद क्या 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल घट रही है? ऐसे घट रही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ होगा सिलेंडर के लिए।
इनको छाप लें जल्दी से। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। ये रिजल्ट वैसे हम पढ़ चुके हैं, देखना कैसे पढ़ चुके हैं। हमने एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, ये डिस्क है, और डिस्क की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, डिस्क के सेंटर से आर दूरी पे, यहां पे, ठीक है, डिस्क के सेंटर से आर दूरी पे इस पॉइंट पे अपन ने फील्ड देखी थी डिस्क की वजह से, ये हाफ एंगल था अल्फा, एंगल क्या था अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी इस डिस्क की वजह से, जो वैल्यू आई थी वो आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अब डिस्क जैसे जैसे बड़ी करती जाऊंगा, बड़े करता जाऊंगा, डिस्क जैसे जैसे बड़ा करता जाऊंगा, अल्फा क्या होता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, और अल्फा बढ़ते 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 अगर डिस्क इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो अल्फा 90 की तरफ जाएगा, और अल्फा 90 की तरफ जाएगा मतलब ये टर्म 0 की तरफ जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहां डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, नहीं, ठीक है। तो यही रिजल्ट दोबारा हम डिराइव करने वाले हैं गॉस लॉ की हेल्प से, ये रिजल्ट जो है, यही रिजल्ट दोबारा डिराइव करने वाले हैं किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक है। इधर देखें, तो नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। ठीक है, ये शीट है जो इधर इन्फिनिटी ऐसे जा रही है, ऐसे, ये शीट ऐसे इनफाइनाइट है, जैसे अपना पेज जो है बुक का पेज, ठीक है, उस पेज को ऐसा समझो कि वो इन्फिनिटी चला गया, वो पेज क्या चला गया, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा पेज हो गया ऐसे, क्या समझ में आ रहा? और इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस शीट पे चार्ज फैला हुआ है, इस शीट पे चार्ज फैला हुआ है, ये इस शीट पे चार्ज फैला हुआ है, ये इस शीट पे चार्ज फैला हुआ है। इधर देखो, चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। अच्छा, अब एक मिनट कॉपी दो, जैसे ये जो है इसी का एक पन्ना ले लो, मान लो, ठीक है, ये जो है इसी को मान लो, ये इन्फिनिटी इधर ऐसे 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 बहुत लंबा है, ठीक है, और इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे क्या फैला हुआ है, चार्ज, ठीक है, ये ऐसी शीट है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, अब देखो चार्ज किस पे फैला है, एरिया पे, तो चार्ज डेंसिटी क्या दे दी, सिग्मा। अब सुनना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूं तो इधर शीट कितनी है, इनफाइनाइट, इधर भी शीट कितनी है, इनफाइनाइट, तो अगर यहां छोटा सा कोई टुकड़ा लूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अरे इस पॉइंट पे यहां कोई छोटा सा टुकड़ा लूंगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और यहां कोई छोटा सा टुकड़ा लूंगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, मतलब इन दोनों छोटे टुकड़ों की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, ऐसे ऊपर एक टुकड़ा लिया ये और ये टुकड़ा, इसकी वजह से फील्ड ऐसे, हाँ कि ना, और इसकी वजह से फील्ड ऐसे, दोनों को फिर से जोड़ूंगा तो फील्ड इधर ही आएगी,
मतलब यहां पे अगर मैं कोई भी पॉइंट चुन लूं हर जगह फील्ड इधर ही आएगी। नहीं समझ में आया? तो अब मेरे को क्लोज सरफेस चुननी है, ध्यान सुनना, क्लोज सरफेस चुननी है। मैं क्लोज सरफेस कैसे चुन रहा हूं देखना एक मिनट। गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस चुननी है, तो मैं क्लोज सरफेस कैसे चुन रहा हूं देखना। ये क्या समझ में आ रहा है? क्लोज सरफेस कैसी? ये चार्ज है, इस चार्ज को देखना, ये यहां से लेके ऐसे सिलेंडर बना दिया आर पार। समझ पा रहे हो? अरे ये समझ में आ रहा? बस ये सिलेंडर है ऐसा। अब यहां देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। तो इस कर्व से तो फ्लक्स कितना जाएगा? बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस कर्व वाले के तो इससे के पैरेलल है। अरे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर आ रही होगी, हाँ कि ना? तो इस कर्व से तो फ्लक्स कितना जाएगा? 0। ऐसे इधर भी देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही। ये समझ में आया? तो इससे फ्लक्स लिख रहा हूं देखना, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिख रहा हूं, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहा हूं, पॉइंट पी पे फील्ड निकाल रहा हूं देखना। फ्लक्स लिखता हूं, क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं, गॉस लॉ लिख दिया मैंने सिंपली। एक एक चीज सॉल्व करते हैं। देखो ई डॉट डी ए, पहले तो देखो क्लोज सरफेस को, इस क्लोज सरफेस को मैं 3 ओपन सरफेस में तोड़ सकता हूं। कैसे 3 ओपन सरफेस में तोड़ सकता हूं? सर पहली सतह ये, सर पहली सतह ये, दूसरी सतह ये कर्व वाली, तीसरी सतह ये पीछे वाली है, हाँ कि ना? ये कर्व ये रही, एक यहां पे क्लोज, एक यहां पे क्लोज। पल्ले पड़ा क्या? तो इसके थ्रू फ्लक्स, सेकंड वाले के थ्रू 0। इस पूरी सिलेंडर के थ्रू यहां तो फील्ड लाइन पैरेलल है, तो इससे तो फ्लक्स पास होने वाला ही नहीं है। तो इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं, फर्स्ट सतह से, सेकंड सतह से और थर्ड सतह से। क्या ये समझ में आया? सेकंड सतह से फ्लक्स कितना? 0। बढ़िया। अब देखना एक मिनट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे क्या, सारे के सारे पॉइंट क्या शीट से एक ही दूरी पे? तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पे भी कितनी होगी? ई। यहाँ पे भी कितनी होगी? ई। हर जगह ई होगी। और शीट इनफाइनाइट है तो सिमेट्री से ये सारी की सारी ई इधर ही होगी। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे इससे फ्लक्स लिखता हूं, इससे फ्लक्स क्या लिखूंगा देखना, ई इधर और एरिया भी इधर ही। एंगल कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बन गया ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना हो गया? 1। ई बाहर निकाल सकता हूं, हर जगह सेम है, ई बाहर आ गया, इनटू एरिया मतलब इसका एरिया मान लेता हूं ए। इसका एरिया कितना मान लिया? ए। ये एरिया मान लिया ए। तो इससे फ्लक्स हुआ ई है। फ्लक्स कितना हुआ? ई है। इससे देखो ई इधर, डी ए किधर? डी इधर ही, अंदर थोड़ी ना होगा। मैंने कहा ना क्लोज सरफेस के लिए एरिया बाहर होता है। डी इधर होगा कि नहीं होगा? ऐसे। तो ई और डी ए के बीच में एंगल फिर से कितना हो गया? 0। फिर से बन जाएगा ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। ई फिर से यहां देखो, ये सारे के सारे पॉइंट यहां से सेम दूरी पे, मतलब ई हर जगह सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो थर्ड वाली सतह से भी जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो गया? ई इंटू ए। हुआ कि नहीं हुआ? ये आ गया क्लोज सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज मतलब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज, क्यू इनक्लोज मतलब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज। सिलेंडर के अंदर चार्ज तो ये वाला है। यहां कोई चार्ज है क्या? यहां कोई चार्ज है क्या? सिर्फ ये चार्ज है। अरे मक्कारों, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। ये चार्ज है सिर्फ, हाँ कि ना? अब देना, चार्ज किस में फैला हुआ है? एरिया में। तो डेंसिटी को इस एरिया से गुणा करूंगा, इस पे चार्ज आ जाएगा।
डेंसिटी को इससे गुणा करो, डेंसिटी मतलब सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू ये एरिया, हाँ ए, ये ए माना है तो ए, हाँ कि ना, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां से कितना आ गया देखना, 2E इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ए से ए उड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और यहां से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूरी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, इस दूरी का कोई रोल ही नहीं है। ये सिलेंडर चाहे और बड़ा बना लेता तो भी यही आंसर आता। नहीं समझ में आया? इनफाइनाइट शीट की वजह से, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की वजह से ये ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? ठीक है, तो इसको छापो। यहां से छापे। देखें नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अभी अपन ने कौन सी शीट देखी थी? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इसका मतलब इसमें चार्ज, देखना इसमें चार्ज मैंने यहां पटक दिया तो वो यहीं रहने वाला है, वो मूव करके जाने वाला नहीं है, वो घूम नहीं सकता। ठीक है, कंडक्टिंग इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये शीट कंडक्टिंग हो, देखो जैसे ये है, ये शीट कंडक्टिंग है, ये शीट क्या है, कंडक्टिंग। मैंने चार्ज इधर क्यू लाके पटका, इधर कितना चार्ज लाके पटका, क्यू, इधर क्यू चार्ज लाके पटका, और इधर क्यू चार्ज लाके पटका, ये कंडक्टिंग है तो क्या होगा, उस क्यू का आधा हिस्सा घूम के इस वाली सतह पर आ जाएगा। मतलब इधर कितना बचेगा, Q/2, और इधर भी कितना हो जाएगा, Q/2। यानी चार्ज मूव कर सकता है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में इतना ही डिफरेंस है कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज मूव करने वाला नहीं, पर कंडक्टिंग में चार्ज मूव करेगा। अब देखो ऐसे, ये शीट इन्फिनिटी जा रही है ऐसे, क्या समझ में आ रहा? ये शीट इनफाइनाइट जा रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो इस सतह पे भी रहेगा और पीछे वाली पे भी रहेगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो चार्ज इधर भी रहेगा और पीछे वाली पे भी रहेगा। वो पूरे एरिया पे बना के दिखा नहीं रहा हूं, पर पूरे एरिया पे फैला रहेगा। ये समझ पा रहे हो ना क्या है? कपिला, जैसे ये शीट है, ठीक है, चार्ज क्यों दिया, ये इधर वाली सतह पे भी फैलेगा और इधर वाली सतह पे भी फैलेगा, और अंदर तो कोई चार्ज रहने वाला नहीं है। वो गोले पे भी याद करो, कंडक्टिंग जो गोला था, कंडक्टिंग गोले पे चार्ज भले ही अंदर देते तो वो फैल के किधर आ जाता था, बाहर, सरफेस पे। तो यहाँ पे चार्ज अंदर दे दोगे तो भी वो बाहर आ जाएगा सरफेस पे। नहीं समझ में आया? अब इसके पास सरफेस ये वाली दोनों पे है, तो दोनों पे आधा आधा फैल जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है, अब सुनना, मान लो इस शीट का एरिया, इस शीट बहुत बड़ी है और शीट का एरिया ए है। शीट का एरिया कितना है? ए। काफी लंबी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, शीट का एरिया ए। और शीट को जो चार्ज दिया वो चार्ज क्यू दिया। चार्ज कितना दिया? क्यू। अभी बताओ क्यू कितने एरिया पे फैला? ए पे कि 2A पे? बोलो भाई, 2A पे। नॉन कंडक्टिंग में था तो नॉन कंडक्टिंग में वो चार्ज कितने एरिया पे फैला था? ए पे। हाँ कि ना? नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां पे दोनों तरफ ऐसे फैल गया,
तो ये जो सिग्मा लिखोगे यहां पे, तो सिग्मा कितना लिखोगे जल्दी बताओ। क्यू चार्ज फैला है कितने एरिया पे, 2a। ये समझ में आया? अब सुनना, इस कंडक्टिंग शीट को हमेशा ऐसे ट्रीट करो, इधर सुनो, कंडक्टिंग शीट को हमेशा ऐसे ट्रीट करो कि ये कंडक्टिंग शीट, देखो इस शीट को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। इधर लो, चार्ज क्यू दिया, चार्ज कितना दिया, क्यू, यहां चार्ज कितना फैला, q/2, यहां पे कितना फैला, q/2, ठीक है, यहां q/2 फैला, यहां q/2 फैला। अब सुनना, मैं इसको क्या करूं, बीच में से ऐसे कट कर दूं, दो पार्ट बना दो, मतलब एक या ये वाला पन्ना आगे निकाल दिया, ये वाला पन्ना पीछे निकाल दिया, तो इस पे चार्ज कितना रह गया, q/2, इस पे कितना रह गया, q/2। अब ये एक तरह से जैसे इसको मैं फाड़ के अलग कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। एक तरफ ही तो चार्ज रहा, क्या बन गया, नॉन कंडक्टिंग। नहीं समझ में आया? तो एक कंडक्टिंग शीट को, इधर सुनो, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान रखो, कि एक कंडक्टिंग शीट को अपन ऐसा मान लेंगे कि वो कंडक्टिंग शीट दो नॉन कंडक्टिंग शीट के बराबर है। किसके बराबर है, दो नॉन कंडक्टिंग। तो ये कंडक्टिंग शीट दो नॉन कंडक्टिंग शीट के बराबर है, ऐसे इसको ऐसा ट्रीट कर कि एक शीट ये है, एक शीट ये, बीच में तो कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक। अब सुनना, नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट हमें पता है, नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट कितना होता था, σ/2ε। तो इधर सुनना, इसकी वजह से यहां फील्ड, सुनना, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से, इस शीट की वजह से यहां फील्ड हो जाएगी σ/2ε। नॉन कंडक्टिंग ही तो ये इसकी वजह से यहां पे फील्ड σ/2ε, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों की वजह से फील्ड ऐसे होगी, यानी फील्ड कितनी आ गई, σ/ε। आई कि नहीं आई? ऐसे यहां पे ही फील्ड देखूंगा तो इसकी वजह से यहां फील्ड इधर की तरफ σ/2ε0, और इसकी वजह से यहां फील्ड σ/2ε0 इधर, नेट कितनी आ गई, σ/ε। ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसको छापो जल्दी से, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसको जल्दी से छाप लें। मैं कुछ होमवर्क देता हूं, इधर लाओ, डीपीपी दो मेरे को। अच्छा, अगर मान लो मैं सिर्फ इतना लिख के दूं कि एक चार्ज्ड स्फीयर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक कौन सा स्फीयर समझोगे, होलो के सॉलिड? पहले तो बताओ, होलो के सॉलिड? सॉलिड। जब भी सिर्फ स्फीयर लिख के दूं तो मतलब सॉलिड, उसमें भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग लिख के ना दूं तो नॉन कंडक्टिंग, मतलब भरा हुआ। क्या बोला, समझ में आया? सिर्फ इतना लिख कर दूं कि चार्ज्ड स्फीयर लिख के दूं तो इसका मतलब वो भरा हुआ स्फीयर मानना है। बाकी सब में वो लिख के देगा चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब लिख दिया, देखो एक मिनट सुनो, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें कहीं पे पहले इसने होलो या सॉलिड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कौन सा मानेंगे, सॉलिड। और कंडक्टिंग लिख दिया, इसका मतलब अंदर चार्ज रहने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है, इसका ध्यान रखना, मतलब कई बार सिर्फ स्फीयर लिख के दे दे तो कैसे करोगे। चलो लिखो, डीपीपी 7 का 7, डीपीपी 7 का 7,
डीपीपी 8 का फर्स्ट, डीपीपी 8 का फोर्थ, डीपीपी 8 का फोर्थ, डीपीपी 9 का थर्ड, डीपीपी 9 का सिक्स्थ, डीपीपी 10 का फर्स्ट, डीपीपी 11 का सिक्स्थ, डीपीपी 12 का थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, डीपीपी 12 का सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। बस कितने क्वेश्चन हो गए? कितने हो गए? ठीक है, करके आना, ये पढ़ के आना, कल मैं पहले बोल दिया हूँ कि बोर्ड पे पूछूंगा, पढ़ के आना।